हेलो क्लास 10th, वेलकम टू जनित गुरु पॉलीगन। मैं हूं निकी पंडित एंड यहाँ पे हम कर रहे हैं केमिस्ट्री के PYQs। जो हमारी सीरीज चलती आ रही है उसी में ये एक और लेक्चर है, ठीक है। बट फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो हमारा आज का लेक्चर है वो रिकॉर्डेड रहने वाला है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। अपनी प्रैक्टिस को हम शुरू करते हैं। हमेशा की तरह कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, आपको एक आध असर्शन रीजन के क्वेश्चन दिख जाएंगे। 2 मार्कर 3 मार्कर सारे टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास एंड लेट्स सी कि आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन क्या होने वाला है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? Question number 1 is, for the reaction of iron with steam, what are the correct values? ठीक है, यहाँ पे हमको correct values बतानी है, ठीक है। What are the correct values for the stoichiometric coefficient P and Q? Stoichiometric coefficient of P and Q हमको बताना है। And equation हमको यहाँ पे क्या दे रखी है? PFES प्लस Q H2O गैशियस फॉर्म, इसको हम कर देते हैं हीट। ये बन जाएगा हमारा Fe3O4 प्लस 4H2, Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है। क्या बताना है? P की यहाँ पे और Q की यहाँ पे वैल्यू क्या है? सिंपली हम इसको क्या कर देंगे, बैलेंस कर देंगे। यहाँ पे आयरन हमारे पास 3 है, राइट। तो यहाँ पे भी हम P की जगह क्या लिख देंगे, यहाँ पे हम लिख देंगे 3। तो हमारे पास 3 आयरन बन गया। दूसरा Q हमारे पास 4 है ना। Q यहाँ पे हमारे पास 4 है, तो ये हमारा आ जाएगा 4, बस, ठीक है। P is 3 and Q is 4. P is 3 and Q is 4. Question number 1, option number C is the correct answer. और यहाँ पे हमारा फर्स्ट क्वेश्चन होता है कंप्लीट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अब हम। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 2। Next question is question number 2. Some hydrated salt like washing soda Na2CO3.10H2O lose their water of crystallization when exposed to open air. ठीक है, जैसे ही हम इनको ओपन एयर में रखते हैं, इनके पास जो वाटर का क्रिस्टलाइजेशन है, दिस 10 moles of H2O is क्या है? ये वाटर क्रिस्टल्स है, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको किस में रखेंगे, lose their water crystals when exposed to the open air and this property is known as, yes, ये कौन सी प्रॉपर्टी कहलाती है? यस, फटाफट से बता दीजिए, ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी कहलाएगी? सो दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड, यहाँ पे है हमारे पास डेलिक्वेंसेस, ठीक है, efflorescences and corrosion and hydration. So question number 2 ऑप्शन यहाँ पे कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा? बेसिकली ये NCERT में हमें नहीं दे रखा है, बट क्वेश्चन नंबर 2 हमारा ऑप्शन बी जो है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। सो question 3 is, which of the following non-metal is known to be luster, a property typically characteristics of a metal? कौन सा यहाँ पे नॉन मेटल है? नॉन मेटल होने के बाद भी वो कैसा है? लस्ट्रस है ना। नॉन मेटल होने के बाद भी वो कैसा है? लस्ट्रस है। तो फटाफट से बताएंगे क्या हो जाएगा इसका आंसर। यस, यहाँ पे हमारे पास क्या है? ए ऑप्शन इज सल्फर, बी है हमारा फॉस्फोरस, सी इज ब्रोमीन एंड डी इज आयोडीन। सो सारे के सारे नॉन मेटल है, बट चमकदार कौन है, लस्ट्रस कौन है? दैट इज आयोडीन। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी यहाँ हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। ओके, सो question 4th is, a farmer find her soil to be too acidic. ठीक है, farmer found her soil to be too acidic, pH यानी कि लो है,
एसिडिक का मतलब क्या हो जाएगा, इसका पीएच कैसा हो जाएगा, इसका पीएच हमारा कम हो जाएगा। देखो जितने भी एसिडिक चीजें होती है उनका पीएच बहुत ज्यादा कम होता है, जितनी भी बेसिक चीजें होती है उनका पीएच बहुत हाई होता है। ठीक है, बेसिक का क्या होता है, पीएच बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा। सो शी डिसाइडेड टू ट्रीट द सॉइल विद द स्लेक्ड लाइम। ठीक है, क्या किया है, स्लेक्ड लाइम के साथ उसने सॉइल में स्लेक्ड लाइम को ऐड कर दिया। What will be the effect of this action on the soil's pH? तो इसकी वजह से सॉइल के पीएच पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसकी वजह से सॉइल के पीएच पे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। द पीएच विल डिक्रीज फर्दर, पीएच जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। द पीएच विल रिमेन अनचेंज्ड, पीएच में कोई चेंज नहीं होने वाला है। द पीएच विल इंक्रीज, या फिर पीएच इंक्रीज हो जाएगा। द सॉइल विल बिकम वाटर लॉक्ड, जो सॉइल है ठीक है वो उसमें पानी जो है जमा हो जाएगा, कुछ इस टाइप का है। सो यहाँ पे हमने एसिडिक्स हो गया था हमारा सॉइल, उसमें हमने बेसिक सब्सटेंस डाल दिया CaOH का होल ट्वाइस, है ना, दैट इज द बेसिक सब्सटेंस। सो इट विल इंक्रीज द पीएच, इसकी वजह से सॉइल का पीएच जो है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट इसकी वजह से सॉइल का जो पीएच है वो इंक्रीज हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 का हमारा ऑप्शन सी एकदम करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 इज एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड। Aqueous solution of ammonium chloride is NH4Cl is treated with litmus paper. NH4Cl को हम किसके साथ ट्रीट कर रहे हैं, हम लिटमस पेपर के साथ ट्रीट कर रहे हैं। सो द एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन इज दैट, हमारा एक्सपेक्टेड ऑब्जर्वेशन क्या होने वाला है यहाँ पे, ब्लू लिटमस टर्न रेड, रेड लिटमस टर्न ब्लू, there is no change in either litmus paper and both litmus paper are bleached। बता दो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 5 का हमारा यहाँ पे क्या ऑप्शन हो जाएगा, यस क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे हमारा क्या ऑप्शन हो जाएगा, क्या क्या चीजें हैं। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl is tested with litmus paper, ठीक है, an aqueous solution of ammonium chloride NH4 is tested with the litmus paper. The expected observation is that, देखो कैसे पता करें ये किससे मिलके बना है, फटाफट से ये हम चेक कर लें। तो NH4Cl मिलके बना है NaOH से, है ना, not NaOH, it's NH4OH, NH4OH और HCl, NH4OH and HCl. So NH4OH is a weak acid, HCl is a strong, not weak acid, NH4OH is a weak base, not acid, है ना। NH4OH जो है ये एक प्रकार का weak base है and HCl is a strong acid. So पूरा जो हमारा salt बनेगा that will be acidic salt, है ना। पूरा जो हमारा यहाँ पे सॉल्ट बनेगा वो कैसा सॉल्ट बनेगा, वो हमारा एसिडिक सॉल्ट बनेगा। और अगर जो ये एसिडिक सॉल्ट है, अगर जो ये एसिडिक सॉल्ट है तो एसिडिक सॉल्ट में कैसा चेंज देखने के लिए मिलेगा, जो ब्लू लिटमस है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे फटाफट से बता दो, ब्लू लिटमस जो है वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या होने वाला है यहाँ पे, ब्लू लिटमस टर्न रेड। क्वेश्चन नंबर 5 ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, blue litmus turn red. Now next question, question number 6. So question 6 is when an active metal like zinc react with dilute strong acid like HCl, the gas produce is, ठीक है, the gas produce is, कौन सा गैस यहाँ पे प्रोड्यूस होने वाला है, the metal like zinc किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, डाइल्यूट स्ट्रॉन्ग लाइक HCl, ठीक है, यहाँ पे जिंक HCl के साथ रिएक्ट करने वाला है। तो आप सबको पता है कि यहाँ पे ZnCl2 बन जाएगा प्लस हाइड्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी। कौन सी गैस यहाँ से रिलीज हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस। फटाफट से बता दो क्या ये रिएक्शन समझ में आई है कि कौन सी गैस यहाँ से रिलीज होने वाली है, यस बताओ फटाफट से। इजी रिएक्शन थी, हमारी NCERT की रिएक्शन थी ये।
Zinc plus 2 HCl gives ZnCl2 plus H2. So it's हाइड्रोजन गैस, है ना, ये बन जाएगा हमारा हाइड्रोजन गैस. क्वेश्चन नंबर 6, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, है ना, क्वेश्चन नंबर 7. So question 7 is, when dilute hydrochloric acid is added to sodium sulfide solution, when dilute hydrochloric acid is added to sodium sulfide solution, a gas with the smell of rotten egg. देखो ये बड़ा फेमस क्वेश्चन होता है ना, और इसमें आपको वो गैस बतानी होती है जिसमें से रोटन एग जैसी स्मेल आती है. फटाफट से बता दो किसमें से रोटन एग जैसी स्मेल आएगी. हाँ, किसमें से रोटन एग जैसी स्मेल आती, किसकी होती है रोटन एग जैसी स्मेल? एनी आइडिया? हाँ, एनी आइडिया? यहाँ पे कह रहे गैस विद द स्मेल ऑफ रोटन एग इज इवॉल्व, दिस रिएक्शन इज एन एग्जाम्पल ऑफ. अच्छा, ये किसका एग्जाम्पल है? ये किसका एग्जाम्पल है? हमें कह रहे हैं कि HCl का रिएक्शन किसके साथ करा दो? सोडियम सल्फाइड के साथ करा दो. ठीक है, HCl का रिएक्शन किसके साथ कराना है बेटा? HCl का रिएक्शन हमको सोडियम सल्फाइड के साथ करा देना है. ये तो बोल रहे हैं इज एडेड टू द सोडियम सल्फाइड सोल्यूशन. ठीक है, एंड द गैस ऑफ द स्मेल ऑफ द रोटन एग. तो ये किसका एग्जाम्पल हो जाएगा? यहां पे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा, यहां पे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो कैसा प्रोडक्ट मिलने वाला है? हाइड्रोजन सल्फाइड हमको मिलेगा, एंड हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ साथ यहां पे हमको क्या मिल जाएगा? NaCl. दो नए प्रोडक्ट यहां पे हमें कौन कौन से मिलेंगे? हाइड्रोजन सल्फाइड H2S प्लस NaCl, H2S एंड NaCl. ठीक है, यहाँ पे भी, यहाँ पे 2 की मल्टीप्लीकेशन कर दो और यहाँ पे 2 की मल्टीप्लीकेशन कर दो. दोनों जगह हमने 2 की मल्टीप्लीकेशन कर दी. यही क्वेश्चन हमसे बोला गया था. ठीक है, यही क्वेश्चन अभी हमसे बोला गया था कि HCl का रिएक्शन किसके साथ करा दो? सोडियम सल्फाइड के साथ करा दो. बता दो ये कौन से टाइप का रिएक्शन है जल्दी. अब तो देखो हमने रिएक्शन भी कर लिया, अब तो आप आसानी से बता पाओगे. यस, कौन से टाइप का ये हमारा रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन, डिकॉम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट या फिर डबल डिस्प्लेसमेंट. यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह, यहाँ पे हाइड्रोजन की जगह सोडियम आ गया है और यहाँ पे सोडियम की जगह हाइड्रोजन आ गया. मतलब दोनों स्पीशीज ने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज किया है. राइट, दोनों स्पीशीज ने अपनी पोजीशन को इंटरचेंज किया है. तो इसको हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. कैसा रिएक्शन है ये हमारा? यस, कैसा रिएक्शन है ये हमारा? ये हमारा बन जाएगा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. Okay, so this is question number 7. Let's move to another question. Question number 8. So next question is question 8. Assertion हमें यहाँ पे given है an aqueous solution of ethene. Aqueous solution of ethene हमको यहाँ पे दे रखा है. Right, wait. हाँ, चलो अब ठीक है. Aqueous solution of ethene C2H4 will decolorize bromine water. ठीक है. Ethene is an unsaturated hydrocarbon and readily undergoes addition reactions with bromine. चलो फटाफट से असर्शन को रीड करिए, फटाफट से जो भी इसका हमें स्पेसिफिक रीजन दिया गया है आप उसको रीड करेंगे एंड बता देंगे कि कौन सा हमारा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. देखो असर्शन यहाँ पे हमको क्या दे रखा है? एक्वस सोल्यूशन जो है हमारा इथीन का विल डीकलराइज ब्रोमीन वाटर. ठीक है, ब्रोमीन वाटर को वो क्या कर देता है? डीकलराइज कर देता है. क्या दोनों चीजें करेक्ट है? यस, क्या दोनों चीजें यहाँ पे करेक्ट है? बता दो जल्दी जल्दी. यस, दिस इज ट्रू. एंड इथीन ऑफ कोर्स डबल बॉन्ड आगे इन है तो मतलब डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, एंड जहां पे डबल बॉन्ड होगा वहीं पे ना हम कुछ ना कुछ ऐड कर पाएंगे, है ना. जहां पे डबल बॉन्ड होगा वहीं पे हम कुछ ना कुछ ऐड कर पाएंगे, तो वो हमारा एडिशन रिएक्शन बनेगा. ठीक है, वो हमारा कौन सा रिएक्शन बन जाएगा? वो हमारा एडिशन रिएक्शन बन जाएगा. दैट मीन्स व्हाट? क्या दोनों के दोनों करेक्ट है? यस, दोनों के दोनों करेक्ट है. बट क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? द क्वेश्चन इज दिस. चलो दोनों के दोनों यहाँ पे करेक्ट है. नाउ द क्वेश्चन इज क्या ये करेक्ट ऑप्शन है, मतलब करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? सो आंसर इज यस. ठीक है, ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है.
So both A and R are true and R is the correct explanation of A. R जो है वो correct explanation है A का. Next question. Question number 9th. Question number 9th. So question 9th is answer the following based on the physical states of element. Answer the following based on the physical states of element. सबसे पहला, name the only metal that is known to exist as liquid as standard room temperature. Very easy question. Yes, बहुत ही बेहद आसान क्वेश्चन है. कौन सा वो मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है अपने रूम टेम्परेचर पे? दैट इज मर्क्यूरी. अच्छा, एग्जाम में ना मेटल के अलावा नॉन मेटल भी पूछ लिया जाता है, तो हड़बड़ी में वहां पे मर्क्यूरी लिखकर आने की जरूरत नहीं है. फिर आप सोचो कि वाह हमने तो सही आंसर लिखा है, हमारे नंबर कैसे कट गए. ठीक है, या फिर कभी बहुत बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि हमें एक एक एग्जाम्पल बता दो, या फिर एमसीक्यू फॉर्म में आता है मेटल नॉन मेटल का, और ऑप्शन में हमको नॉन मेटल मेटल भी दिया जाता है, मतलब पहले नॉन मेटल फिर मेटल. क्वेश्चन हमसे मेटल एंड नॉन मेटल पूछा है, तो उस केस में भी आपका क्वेश्चन गलत हो सकता है. ठीक है, तो क्वेश्चन को बेहद ध्यान से हमको पढ़ने की जरूरत होती है, उसके बाद हमें आंसर करना होता है. ठीक है, चलो. सो द फर्स्ट वन इज ए. यहाँ पे क्या है? ए यहाँ पे क्या है? नेम द ओनली मेटल दैट इज नोन एज टू एग्जिस्ट एज अ लिक्विड एट स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर इज द ओनली मेटल, the only metal that is known to exist as a liquid at standard room temperature, at standard room temperature is mercury. कौन सा मेटल होता है बेटा? तो ये होता है हमारा मर्क्यूरी मेटल. कौन सा मेटल हो जाएगा? मर्क्यूरी मेटल. ठीक है, नाउ द बी ऑप्शन, नॉट बी, बी क्वेश्चन है नॉट ऑप्शन. सो नेम द ओनली नॉन मेटल दैट इज नोन टू एग्जिस्ट एज अ लिक्विड. अगेन अब यहाँ पे हमसे नॉन मेटल पूछ लिया गया है. ठीक है, अब यहाँ से हमसे क्या पूछ लिया गया है बच्चे? अब यहाँ से हमसे नॉन मेटल पूछ लिया गया है. नाउ फटाफट से बता दीजिए कि नॉन मेटल कौन सा है. आपको देखो पता है ये बात तो है ना, ये मुझे पता है कि ये तुमको पता है ना. तो ये कौन सा मेटल है? सो द ओनली नॉन मेटल दैट, द ओनली नॉन मेटल दैट इज known to exist as a liquid at standard room temperature is, standard room temperature is bromine. क्या हो जाएगा? इसको हम बोलेंगे ब्रोमीन, क्योंकि ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर में. ठीक है, एंड मर्क्यूरी एक ऐसा मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर में. ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10th. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10th. सो यहाँ पे हमें ऑप्शंस भी मिलेंगे. क्या मिलेंगे? ऑप्शन ए एंड ऑप्शन बी. तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो इधर यू चूज ए और बी, बट यहाँ पे क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं हमें तो दोनों के दोनों ही ऑप्शंस करने पड़ेंगे. ठीक है, वी हैव नो चॉइस. चलो, सो ए पार्ट इज द मेथड यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट अ मेटल. The method used to extract the metal from its ore is primarily determined by its position in the reactivity series. ठीक है, ये तो हमको पता है. नाउ डिस्क्राइब द जनरल प्रोसेस यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट द मेटल ऑफ लो रिएक्टिविटी. जैसे कि हमारे पास मर्क्यूरी है ना, तो मर्क्यूरी अपने सल्फाइड ओर की फॉर्म में प्रेजेंट है. ठीक है, मर्क्यूरी अपने किस फॉर्म में प्रेजेंट है? तो मर्क्यूरी अपने सल्फाइड ओर की फॉर्म में प्रेजेंट है. अब हमें अपने सल्फाइड ओर की फॉर्म से बताना है कि मर्क्यूरी को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे. जल्दी,
मर्क्यूरी को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करेंगे ये आपको बताना है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, सल्फाइड और किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा जब हम उसको स्ट्रांगली हीट करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज रोस्टिंग। ठीक है, लिख लेते हैं पहले इतना, है ना। फर्स्ट, when mercury, ठीक है, when mercury is present in its सल्फाइड ओर, अगर मर्क्यूरी अपने सल्फाइड ओर की फॉर्म में प्रेजेंट है, व्हेन मर्क्यूरी इज प्रेजेंट इन इट्स सल्फाइड ओर, ठीक है, सो कन्वर्ट इनटू इट्स ऑक्साइड, क्या कर दो, इसके ऑक्साइड में इसको कन्वर्ट कर दो, देन कन्वर्ट इनटू इट्स ऑक्साइड बाय स्ट्रांगली heat, by strongly heat in presence of oxygen is known as roasting। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रोस्टिंग। तो सबसे पहला प्रोसेस हमने क्या किया है, सबसे पहला प्रोसेस हमने उसको रोस्ट कर दिया, अब हमारे पास मेटल ऑक्साइड बन गया है, देन दैट मेटल ऑक्साइड इज फर्दर डिकम्पोज इनटू इट्स प्योर मेटल। अब इसको हम क्या कर देंगे, उसको हम क्या करेंगे, डिकम्पोज कर देंगे। ठीक है, देन द मेटल ऑक्साइड इज हीटेड, फर्दर डिकम्पोज, ठीक है, फर्दर डिकम्पोज इट इनटू अ प्योर मेटल। ठीक है, देन द oxide or then the heated metal further, then the heated metal further decompose, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम, फर्दर डिकम्पोज कर देंगे एंड मेटल्स में कन्वर्ट कर देंगे। समझ में आ गया, फर्दर डिकम्पोज इट इनटू दी मेटल, और यहां से हमें हमारा प्योर मेटल मिल जाएगा। आगे बात समझ में, यहां से हमें हमारा प्योर मेटल मिल जाएगा। नेक्स्ट इज which single process is employed to extract highly reactive metals like sodium, calcium and aluminium? Yes, sodium, calcium and aluminium को हम कैसे extract करते हैं बेटा, सोडियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम ये हाईली रिएक्टिव स्पीशीज है, एंड हाईली रिएक्टिव स्पीशीज को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाय द इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, हम इसका क्या कर देते हैं, हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस कर देते हैं, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में इसका रिएक्शन करा देते हैं। या तो आप इलेक्ट्रोलिसिस लिख दो या तो आप इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन लिख सकते हो। ठीक है, आगे बात समझ में, सो क्या लिखेंगे हम, highly reactive metals like highly reactive metals like sodium, ठीक है, कैल्शियम, सोडियम, कैल्शियम एंड एल्यूमिनियम। Highly reactive metals like sodium, calcium and aluminium are electrolyte, ठीक है, are electrolysis, no, क्या लिखेंगे हम, या तो हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे या फिर हम इसकी जगह क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन लिख देंगे। ठीक है, क्या लिख देंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। सो highly reactive metals like sodium, calcium and aluminium, ठीक है, is used by electrolysis, ये लिख सकते हैं हम, हाँ, aluminium is extracted लिख दो, extracted by electrolysis।
या फिर हम इसको इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन भी बोलेंगे, इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम इलेक्ट्रोलिटिक रिडक्शन बोलेंगे। इन कौन से फॉर्म में होता है, ये कौन से फॉर्म में कराया जाता है, इन देयर मोल्टन ओर्स। इन देयर मोल्टन ओर्स। ठीक है, जैसे कि क्लोराइड की फॉर्म में है या फिर ये अपने ऑक्साइड की फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मोल्टन ओर हो जाएगा, क्लोराइड या फिर ये जो हाईली रिएक्टिव मेटल है ये अपने ऑक्साइड्स की फॉर्म में होंगे। ठीक है, या तो ये अपने क्लोराइड की फॉर्म में होंगे या तो ये अपने ऑक्साइड्स की फॉर्म में होंगे। ओके, नाउ द थर्ड वन इज नेम द केमिकल सब्सटेंस most commonly used as reducing agent for extracting moderately reactive metals like zinc and iron। तो यहां पे हमको बताने नेम द केमिकल सब्सटेंस। ठीक है, वो कौन सा केमिकल सब्सटेंस यहाँ पे है दैट इज वाइडली यूज्ड। ठीक है, दैट इज वाइडली यूज्ड एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। किसका इस्तेमाल करते हैं हम, सोचो किसका इस्तेमाल करते थे हम रिडक्शन के लिए, हम कार्बन का इस्तेमाल करते थे रिडक्शन के लिए, राइट किसका इस्तेमाल करते थे, कार्बन का इस्तेमाल करते थे हम रिडक्शन के लिए। सो थर्ड, ठीक है, थर्ड पार्ट में हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, फटाफट से बताइए। थर्ड पार्ट में हमारे यहाँ पे क्या आ जाएगा, द मोस्ट कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट इज कार्बन। ये थर्ड पार्ट है, द मोस्ट कॉमन reducing agent is carbon। मोस्ट कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट जो है यहाँ पे वो हो जाएगा हमारा कार्बन। जैसे कि अगर जिंक ऑक्साइड है, हमें उसको जिंक में कन्वर्ट करना है तो हम कार्बन का इस्तेमाल करते हैं, है ना, ये तो हमने एनसीईआरटी में भी देखा है अपने। ठीक है, अब चलते हैं हम इसके और वाले पार्ट पे, इसको फटाफट से लिख लो, फिर हम इसके और वाले पार्ट को भी करेंगे। नाउ द और पार्ट इज electrolytic refining is a widely used method for obtaining metals of very high purity. Consider the electrolytic refining of copper. Okay, so the question is, what material are chosen for the anode and cathode in this process? कौन सा यहाँ पे मटीरियल हम चूज करेंगे, Which material we will choose for anode and cathode? हमेशा याद रखना कैथोड पे प्योर मेटल जाता है एंड एनोड पे हमारा इम्प्योर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कैथोड क्या हो जाएगा, कैथोड की एक थिन स्ट्रिप बन जाएगी ऑफ प्योर कॉपर मेटल, है ना, और एनोड पे क्या हो जाएगा, एक ब्लैक थिक ब्लैक ऑफ इम्प्योर कॉपर मेटल आ जाएगा। ठीक है, एक पे हमारा एनोड, फर्स्ट वाले में एनोड पे क्या आएगा एंड कैथोड पे क्या आएगा, ये हमको बताना है, राइट एनोड पे क्या आएगा एंड कैथोड पे क्या आएगा। सो एनोड इज अ थिक ब्लैक, ठीक है, इट हैव thick black impure copper metal। ठीक है, it have thick black impure copper metal and when we talk about the cathode तो इसके पास प्योर कॉपर मेटल होगा। ठीक है, it have thick pure copper metal। हमेशा याद क्या रखना है हमको कि कैथोड के पास प्योर चीजें जाती हैं एंड एनोड के पास इम्प्योर चीजें आती हैं। ठीक है, कैथोड के पास प्योर चीजें जाएंगी एंड एनोड के पास इम्प्योर चीजें आती हैं। नाउ इन सेकेंड पार्ट, नेम अ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट दैट शुड बी यूज्ड। अब इसमें हम कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे, जल्दी
कॉपर है तो कॉपर सल्फेट, मतलब जिसका इलेक्ट्रोड होता है उसी का हम यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट यूज करते हैं, ये बात पता है? यस, जिसका हम इलेक्ट्रोड लेते हैं उसी का ही हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन भी लेते हैं. सो इन सेकेंड वन, ठीक है, इन सेकेंड वन नेम अ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट दैट शुड बी यूज. कौन सा हम इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे? अभी मैंने बता दिया, अब तो कर लो, है ना. सो द सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज एसिडिफाइड एक्वस सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट. ठीक है, अ suitable electrolyte, a suitable electrolyte is an acidified aqueous solution of copper sulfate. ठीक है, aqueous solution of copper sulfate. Now the third one is during the process impurities settle down below the anode, है ना. What is the layer of impurities called? इस layer of impurities को हम क्या कहते हैं? अब देखो, जो एनोड पे नहीं चिपकी है ना, वो एनोड के नीचे जाके बैठ जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे? एनोड मड बोलते हैं. क्या बोलते हैं बेटा इसको हम एनोड मड बोलेंगे. ठीक है, सो थर्ड इज द लेयर ऑफ impurities. ठीक है, द लेयर ऑफ impurities is called anode mud. The layer of impurities is called anode mud. क्या बोलेंगे इसको हम? anode mud बोलेंगे. हो गया इतना. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े अब हम, एंड आई थिंक इसके बाद जो क्वेश्चन होगा, ओ गॉड, अच्छा है, मुझे लगा खत्म हो गया. चलो ठीक है, ये हमारा आज की क्लास का आखिरी सवाल है. So in a laboratory activity, a student take a small amount of the green colored ferrous sulfate heptahydrate. Hepta means 7H2O. ठीक है, लिखा हुआ अब ये. Crystal in a dry boiling tube and heat it over a flame. What is the first observable changes in the color of the crystal and what does this change indicate? कैसा चेंज हमको दिखेगा? कैसा चेंज हमको दिखेगा? जो ग्रीन कलर का हमारे पास क्रिस्टल है वो व्हाइट कलर में हो जाएगा, और ये हमको बताएगा कि भाई उसमें जो 7 क्रिस्टल्स थे ना वाटर के, वो सारे के सारे इवापोरेट हो गए. ठीक है, जो 7 क्रिस्टल्स थे ना वाटर के, वो क्या हो गए? सारे के सारे इवापोरेट हो गए हैं. सो फर्स्ट का आंसर हमारा क्या आ जाएगा? ए का आंसर यहां पे हमारा क्या आ जाएगा? दी ग्रीन कलर of the solution or of the crystal change to white. The green color of the crystal किस में कन्वर्ट हो जा रहा है? व्हाइट में कन्वर्ट हो जा रहा है, एंड हीट करने पे, एंड दिस इंडिकेट the loss of 7 molecules, है ना, and this indicate the loss of 7 molecules of, this indicate the loss of 7 molecules of water of crystals, है ना, 7 molecules of water of crystallization. Seven molecules of crystallization. Right? Now, the B part is, यहां पे हमारा B part क्या है? Upon the stronger heating, which two gases are evolved? Describe the characteristic smell of one of these gases. ठीक है, अपॉन स्ट्रोंगर हीटिंग, जब हम इसको स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे, हमारे पास आयरन सल्फेट है, ठीक है, एंड जब हम इसको स्ट्रॉन्ग हीट करेंगे तब क्या होगा? डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक स्मेल ऑफ दीज गैसेस.
ठीक है, तो कौन सा गैस यहाँ पे रिलीज होगा, फटाफट से बता दें, कौन सा गैस यहाँ पे रिलीज होने वाला है, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ, कौन सा गैस रिलीज होगा? देखो यहाँ पे दो गैस इवॉल्व होगी, ठीक है, वन इज सल्फर डाइऑक्साइड एंड अनदर वन इज सल्फर ट्राइऑक्साइड। ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड का कैसा स्मेल होता है? बहुत पंजेंट, ऐसे बहुत तीखी सी उसकी स्मेल होती है जब हम उसको बर्न करते हैं। ठीक है, वो बर्निंग सल्फर की स्मेल होती है बेसिकली। सो बी हम लिखेंगे यहाँ पे, दी टू गैस इवॉल्व्ड, one is sulfur dioxide SO2 and another is sulfur trioxide, that is SO3. One is sulfur dioxide and another one is sulfur trioxide. ठीक है, sulfur dioxide has the characteristic smell. सल्फर डाइऑक्साइड की कैसी स्मेल होती है? कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, पंजेंट स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। ठीक है, कैसी स्मेल होती है इसकी? पंजेंट स्मेल ऑफ बर्निंग सल्फर। ठीक है, तो ऐसे बहुत तीखी सी स्मेल जो भी बताई थी बिल्कुल वैसी ही होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, what is the color and the chemical name of the solid compound left behind in the boiling tube after strong heating? स्ट्रॉन्ग हीट के बाद कौन सा सॉलिड सब्सटेंस रह जाएगा एंड उसका कलर क्या होगा ये हमको बताना है। ठीक है, सो क्या कलर होगा बेटा, क्या कलर होगा? जो भी चीजें रह जाएंगी उसका कलर कैसा हो जाएगा? रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा, है ना, रेडिश ब्राउन कलर का हो जाएगा और बचेगा क्या? Fe2O3। ठीक है, सो C is the compound or the solid compound. The solid compound left behind is, कैसे कलर का होता है ये? रेडिश ब्राउन कलर का होता है, रेडिश ब्राउन इन कलर। ठीक है, रेडिश ब्राउन इन कलर एंड इट्स केमिकल नेम इज फेरिक ऑक्साइड। ठीक है, इट्स केमिकल नेम इज फेरिक ऑक्साइड। क्या होता है इसका केमिकल नेम? इसका केमिकल नेम होता है फेरिक ऑक्साइड एंड द फॉर्मूला इज Fe2O3। क्या बन जाएगा इसका फॉर्मूला? Fe2O3। तो यहां पे हमने आज के सारे क्वेश्चन कर लिए हैं समाप्त। ठीक है, सारे के सारे क्वेश्चन हो गए आज की क्लास के हमारे ओवर। ऐसे ही आपके लिए और ढेरों PYQs आते रहेंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन एकदम हो जाएगी तगड़ी, है ना, एकदम अच्छी हो जाएगी एंड आपकी केमिस्ट्री में एक भी मार्क्स नहीं कटने चाहिए। ठीक है, ये आपको भी कोशिश करनी है और मुझे भी कोशिश करनी है पढ़ाते समय और आपको पढ़ते समय। ओके, सो अब हमारी मुलाकात होगी नेक्स्ट क्लास में जहां पे हम फिर से एक और PYQs डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ढेरों पढ़ाई करो, है ना, खूब मौज मस्ती भी कर सकते हो, वो भी जरूरी है ना, लेकिन पढ़ाई नहीं छोड़ना है। ओके, सो थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन।